हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। दोस्तों, आज हम लोग जैक द्वारा जो मॉडल सेट अपलोड किया गया है उसका हम लोग आज सेट 1 देखते हैं। तो क्लास कौन सा है? क्लास 10th का है। और इसमें क्या है कि सब्जेक्ट जो है गणित है और समय 1.5 आवर है, ठीक है, मतलब 1.5 घंटा, ठीक है। और पूर्णांक कितना है? 40 पूर्णांक का है। अब हम लोग देखते हैं जो कुछ दिशा और निर्देश दिया हुआ है वो क्या क्या निर्देश दिया हुआ है। बोला कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, तो सभी क्वेश्चंस को बना के आना, कोई भी ऐसा वो अथवा में और में नहीं है। दूसरा बोला कि सभी जो प्रश्न है उसकी संख्या क्या है? 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चंस एक एक मार्क्स का पूछा जाएगा, एक एक नंबर का, ठीक है। तो एक एक गुना 1 × 40 क्या हो गया? 40 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि अगला जो पॉइंट बोलता है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया गया है, 4 ऑप्शन। क्या दिया गया? 4 ऑप्शन दिया है। जो ऑप्शन सही होगा उसको क्या करना है? टिक लगाना है, ठीक है। तो अगला जो है क्वेश्चन, अगर अगला जो संकेत दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है, क्या है कि गलत प्रश्न उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए क्या है? कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक है। केवल उस जिस क्वेश्चन का तो आप गलत कीजिएगा उसका नंबर केवल काटा जाएगा। यही था दिशा निर्देश। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपना जो सिलेबस का है वो क्या क्या पढ़ना है, कोशिश यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, टिक लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑप्शन वाला है। तो ऑप्शन वाला में हम लोग को ज़्यादा देर नहीं करना है। कोशिश यही रखना है कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएं कि तुरंत हमारा ऑप्शन पकड़ा जाए और उस ऑप्शन को हम लोग क्या करें? सही कर पाएँ। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 120 एक संख्या, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा गुणनफल के रूप में? तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बना चुके हैं। जब एक्सरसाइज बना रहे थे उस टाइम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हल किए हैं। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 120 का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से भाग लग जाएगा 60 कितना बार में? 60 बार में लग जाएगा। 120 लग जाएगा 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कितना बार में? 15 बार में कट जाएगा। फिर अब 2 से तो लगेगा नहीं, किससे? 3 से कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो 2 हमारे पास 3 बार आया है, एक 3 आया और एक 5 आया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाता है ए। ऑप्शन जो ए है वो क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया। तो हम लोगों की इस तरह का क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 306 और 657 का महत्तम समावर्तन 9 दिया हुआ है। साथ ही बोल रहा है कि 306 और क्या करना है? 657 का लघुत्तम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ और दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं के गुणनफल क्या होता है? उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। तो उसका हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को ए और किसी को बी मान लेते हैं, ताकि यहाँ पर तो ये स्क्रीन में उतना बड़ा सॉल्व करने का तो जगह नहीं होता है। तो हम लोग शॉर्टकट में बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं 306 को ए, 657 को बी मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एचसीएफ दिया हुआ है उसको, एचसीएफ तो दिया ही है। अब हम लोग जानते थे कि रिलेशन दिया हुआ है कि ए गुने बी, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उसके एचसीएफ और तथा क्या होगा? उसके एलसीएम का। दोनों उसके एचसीएफ और एलसीएम का क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग का पहला संख्या क्या दिया हुआ है? 306 दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। दूसरा संख्या कितना है? 657 दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही उसका एचसीएफ 9 दिया हुआ है और गुना में एलसीएम कर देना है। अब जो 9 यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो 9 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 9 से सीधे। तो कितना बार में? 9 × 1 = 9, 9 × 9 और 9 × 3 = 27, 3 बार में। और 9 यहाँ पर 27 का 3 बचेगा, 3 × 4 = 36, 34 हो गया। अब 34 × 657 को करो, ठीक है। 34 × 657 अगर हम लोग गुना करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? हमारा आता है बी ऑप्शन, ठीक है। 22,338 आता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या बोलता है कि 15 और 25 का HCF निकालो। तो बहुत ही आसान है 15 और 25 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 15 का निकालते हैं, 15 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो क्या 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एक बार में क्या हो जाएगा 15 का हो जाएगा 3 गुने 5। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं 25 का। 25 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 एक बार में मतलब 25 का आ गया 5 गुने 5। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि HCF निकालने के लिए अगर इस तरह का कंडीशन होता है, उसके गुणनफल में जो कॉमन मिलता है वही कॉमन पार्ट क्या होता है HCF होता है। देखते हैं कॉमन पार्ट मेरा क्या आ गया 5 5 आ गया, तो 5 हो जाएगा HCF। तो 5 कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। 5 जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोलता है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, अनेक होता है कि अद्वितीय होता है, 2 होता है, 5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अद्वितीय ऐसा कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है। ठीक है, अनेक भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता है, तो इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा द्विघात बहुपद, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल और योग दिया हुआ है और उसका बोला कि इसमें इनमें से सभी ऑप्शन में कौन सा जो होगा ऑप्शन हो जाएगा वो बहुपद होगा अगर शून्यक हमारा √2 रहेगा और 1/3 रहेगा तब। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह का हम लोग अगर शून्यक दिया हुआ है और उसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है तो उसका एक हम लोग को फॉर्मूला होता है, उस फार्मूला को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। उस फार्मूला से क्या होगा बन जाएगा, तो जानते थे x² प्लस माइनस x² माइनस क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये शून्यकों का क्या हो गया जोड़ हो गया, शून्यकों का योग हो गया। ठीक है, और साथ ही क्या होता है प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग हो गया, ये शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो यहाँ पर एक x छूट गया, चलो x होता है साथ में x²। अब क्या है x अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, तो √2 दिया हुआ है, यहाँ √2 लिख दिए, x हो गया प्लस में अल्फ़ा क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा का गुणनफल क्या है दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। तो 1 क्या दिया हुआ है 3। अब जो 3 दिया हुआ है क्या सभी में मल्टीप्लाई हो सकता है, एलसीएम लेंगे तो सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 खत्म हो जाएगा, बराबर में 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा 3 वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 6 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि अब इसमें बोल रहा है यदि EX² प्लस BX प्लस C के शून्य अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। अब बोल रहा है कि x क्या है, इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें बोला कि अल्फ़ा बीटा क्या है दो शून्यक है, तो उसका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो शून्यकों का योग जो होता है क्या होता है -b/a होता है। क्या होता है -b/a। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, -b मतलब x का कोफिशिएंट बटा x² का कोफिशिएंट। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किसी बहुपद px में px के लिए ग्राफ आकृति दिया है, उसमें क्या बोल रहा है कि बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या होगी, उस शून्य का संख्या निकालना है। तो px के मान, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस ग्राफ में दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है कि x एक्सिस को कोई इस एक लाइन खींचा वो लाइन नहीं काट रहा है। जब लाइन नहीं काटता है, मान लो इस x एक्सिस है, उस पर एक ग्राफ नहीं प्रतिच्छेद करेगा तो हमारा x का क्या वैल्यू निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा।
तो उसके लिए हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक भी जो ग्राफ खींचा गया है उस ग्राफ नहीं काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो साथ का हो जाएगा ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दिया हुआ है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया हुआ है। बोला कि यदि इसमें जो कंडीशन है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 रहेगा, तब उसका समीकरण का युग्म किस तरह से होगा। ठीक है। तो वह अद्वितीय होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि दो हल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन जो दिया हुआ है उस कंडीशन क्या बोलता है कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 रहेगा, तो वह जो होता है वह समांतर का होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है। ठीक है। जब पैरेलल होता है तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। जब ये क्या है, कर्व कटे, ये जो लाइन कटेगा तभी तो उसका वैल्यू निकलेगा। या तो फिर संपाती होना चाहिए, उसी लाइन में गुजरना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं कटना चाहिए, तभी उसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल होगा उसका। कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय नहीं हो सकता है, कोई हल नहीं होगा। ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। कोई हल नहीं होगा, जब कटेगा ही नहीं तो कहाँ उसका से हल होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा सही आंसर। सी हो जाएगा सही आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर प्लस 20 बराबर 0 दिया हुआ है। तो उसको क्या बोला कि इसका जो निरूपित किया गया है वह रेखा किस तरह से निरूपित किया गया है। तो पहला है समपाती, दूसरा प्रतिच्छेद करती है, तीसरा में समांतर है, चौथा में क्या लंबवत है। किस तरह का वह क्या बोल रहा है कि उसका रेखा निरूपित होगा दोनों समीकरण का। दोनों समपाती होगा, मतलब किस तरह से होगा, एक ही लाइन में गुजरेगा कि प्रतिच्छेद करेगा कि समांतर होगा। ठीक है। तीनों, और या तो फिर लंबवत होगा। लंबवत में क्या परपेंडिकुलर में डिवाइड करेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या दिया हुआ है कंडीशन। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो यहाँ पर जो समीकरण है वो समीकरण क्या है, a1 बटा a2। पहले देखते हैं कि यहाँ पर a1 2 दिया हुआ है और यहाँ पर a2 3 दिया हुआ है, b1 दिया हुआ -3 और b2 क्या है 4 है, और c1 यहाँ पर तो c तो दिया ही नहीं है, c2 कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं उस समीकरण से। तो a1 बटा a2 पहले निकालते हैं। a1 बटा a2 क्या होता है, a1 में मेरा दिया हुआ है 2, a2 मेरा कितना दिया हुआ है 3। अब देखते हैं b1 -3 है b1, और b2 कितना है मेरा 4 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों का कंडीशन बराबर नहीं है। जब दोनों का कंडीशन बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। हम लोग अगर ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तब बराबर जब हो जाता है तब तीसरा कंडीशन हम लोग देते हैं c1 और c2 में क्या कोई बराबर है या नहीं है। जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो समझ लीजिए क्या है कि वह प्रतिच्छेदी है, मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का। ये हम लोग का क्या है कंडीशन दिया है। जब ये बराबर नहीं रहेगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब यही बराबर ये जब बराबर रहेगा तब हम लोग आगे वाला कंडीशन देखेंगे कि अगला कंडीशन क्या बोल रहा है। लेकिन जब यही दो ही कंडीशन नहीं बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा कंडीशन में देख करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं तो समझ लीजिए क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोला कि सी का मान क्या होगा इस समीकरण युग्म जो cx माइनस वाई बराबर 2 है और 6x माइनस 2y बराबर 4 है, उसमें सी का क्या मान है, किस मान के लिए क्या है अनंत हल होगा। तो अनंत हल होने का कंडीशन हम लोग के पास था कि वह क्या होना चाहिए, दोनों समपाती होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन में गुजरना चाहिए। तो उसका कंडीशन क्या था कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होना चाहिए। यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर हो गया तो समझ लो क्या है वह समपाती है। समपाती का ही क्या होता है, बहुत सारा हल होता है। मान लो एक ही लाइन में अगर गुजर रहा है तो सभी का क्या है बहुत सारा वैल्यू है, जो हम लोग क्या करते हैं उसको एग्जैक्ट एक हल से नहीं दिखा सकते हैं, बहुत सारा हल हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या है, यहाँ पर देखो सी वाला में
कि यहाँ पर A1 क्या है, C है, A2 क्या है, 6 है। अब हम लोग देखते हैं अब B1 क्या है यहाँ पर C वाला पहला समीकरण में, तो -1 है। B2 मेरा क्या है, -2 है। और क्या है इसमें, C1 2 है और C2 4 है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 1 माइनस काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको भी काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। मतलब ये दोनों का क्या है, रेशियो समान है। तो तीसरा में कौन सा C का वैल्यू होगा कि वह उसका भी 1/2 ही आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग 3 बैठा करके भी क्या कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा। C के यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2। अब तो हम लोग इसको अगर इस तरह से नहीं आ रहा है आपके पास तो सीधे लिखो C1/6 बराबर 1/2। अब इस तरह से C1 बराबर क्या निकलेगा, ये कट जाएगा, 2 में 2 2 3 6, मतलब 3 निकल गया। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं C का वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते डायरेक्ट निकालना, कोशिश यही करना है कि कम समय लेकर के हम लोग को जल्दी से जल्दी बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है तो हम लोग को देर क्या करेंगे, उतना हम लोग को बना के दिखाना नहीं, केवल हम लोग किस तरह से बनाएंगे कि अच्छे तरीके से नंबर उठ जाए और अच्छे तरीके से ऑप्शन हमारा मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 10 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 11। अच्छा सॉरी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, हम लोग नहीं टिक लगाएं। तो ऑप्शन जो इसमें है 10 वाला का वो क्या है, ये सही होगा क्योंकि C बराबर 3 है। अब हम लोग 11 में देखते हैं। 11 क्या कहता है, 11 बोल रहा है कि समीकरण युग्म इतना दिया हुआ है 2x - y बराबर 5 दिया हुआ है। साथ ही क्या बोल रहा है कि 3x + 2y बराबर 4 दिया हुआ है। ये दो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। बोल रहा है कि x और y का मान निकालिए, मतलब इसका हल करने पर x y का मान निकलेगा। तो हम लोग चाहो तो अगर समय आपके पास है तो इसको हल कीजिए, अगर नहीं समय है तो ऐसा सभी का ऑप्शन में एक्स वाई का मान दिया हुआ है। तो क्या करो, x और y का मान यहाँ पर पुट करके देखो। अगर पुट करने के बाद अगर बाएं तरफ x y है तो उसको पुट करें दाएं तरफ के बराबर हो जाता है दाहिना तरफ, तो समझ लीजिए क्या है कि वो ऑप्शन सही है। तो हम लोग पहला टिक करके देखते हैं, इसको पुट करते हैं ये वाला कि x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर माइनस, और यहाँ पर -1 है तो माइनस +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, जो हमारा समीकरण को सेटिस्फाई कर गया। अब देखते हैं क्या इस दूसरा समीकरण को भी सेटिस्फाई करता है। x के यहाँ पर रखते हैं 2 तो क्या 3 दूना 6 प्लस y के यहाँ पर रखते हैं -1 तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो देखो 4 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम लोग क्या किया, ऑप्शन 1 ही सेटिस्फाई कर गया। अगर ये 1 नहीं सेटिस्फाई करता तो हम लोग 2 B C D सभी में हम लोग एक करके चेक करते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या कहें एक ही बार में सेटिस्फाई हो गया। जो बच्चा पहले से बनाया है तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा, वो तो मार ही देगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है कि नहीं। जो पढ़ लिया है बढ़िया से उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फटाफट बना देगा, बहुत ही आसान सरल है। ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही हल्का हल्का है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव है, टिक लगा के यहाँ पर तो ऑप्शन सारा आंसर ही आपका दिखा हुआ है। तो आंसर के हेल्प से भी क्या करते हैं हम लोग बना सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि वह रैखिक युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है। बोला कि वैसा रैखिक युग्म जो क्या है कि वैसा समीकरण का रैखिक युग्म जो क्या है जिसका एक भी हल नहीं होता है, मतलब कोई हल नहीं है, वह किस रूप में होता है। तो पहला है कि संगत रहता है क्या, दूसरा में असंगत, तीसरा में संपाती। देखो संपाती और संगत दोनों एक ही है। ठीक है, संपाती ही संगत है क्योंकि जब दो रेखा आपस में अगर कहीं मिल रहा है या कट रहा है तो वह संगत हो गया। असंगत कहने का मतलब एक अलग है एक अलग है, तो जब ये अलग अलग है तो क्या वह कटेगा कहीं तब तो उसका वैल्यू देगा, हल देगा। जब कटेगा ही नहीं, संगति में है ही नहीं, तो उसका हल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो वह हो गया असंगत रूप में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का, B नंबर असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब इसमें बोल रहा है कि समीकरण युग्म x + y बराबर 9 दिया हुआ है और x - y बराबर 1 दिया हुआ है, तो उसका हल क्या होगा, मतलब x और y का मान क्या निकलेगा। तो समीकरण हल आप यहाँ कोशिश यही करना है कि हल बिना किए हम लोग क्या करना है, इसका आंसर एकदम चंद मिनटों में दे देना है, सेकेंडों में दे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे। थोड़ा क्या करते हैं,
लॉजिकली हम लोग सोचना पड़ेगा। तो समीकरण पहले देखो, एक्स और वाई क्या है, जोड़ में है, एक्स प्लस वाई, उसके साथ में कुछ अटैच नहीं है, गुना में नहीं है, खाली ओनली फॉर एक्स और वाई है। इसमें एक्स माइनस वाई है, ठीक है। तो इसमें कुछ सोचने वाला बात नहीं है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, अगर सोचिएगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ वैसा हम लोग क्या करना है, एक्स और वाई का ही मान निकालना है हम लोग को। तो वैसा वैसा एक्स वाई का मान अगर हम लोग जोड़ के देखें, जो 9 के बराबर आ जाता है, तो समझ लो वो क्या है, ऑप्शन ही सही हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला वो जो ऑप्शन है वो 2 है, तो एक्स के यहाँ पर हम लोग 2 बैठाएंगे और वाई के यहाँ पर 2 बैठाते हैं, ठीक है। तो क्या 2 × 2 4, ये तो गलत हो गया, नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर 2 बैठाएंगे और -1, 2 - 1 1 हो गया, तो भी बराबर नहीं है कि नहीं। अब तीसरा में देखते हैं, सी में 5 और 4, 5 + 4 बराबर 9। वाह, ये तो सही हो गया, ताकि एक्स प्लस वाई हम लोग को क्या करेंगे, एक्स और वाई को जोड़ करके ही देखना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई को जोड़ते हैं तो 5 + 4 9 हो गया, जो हमारा क्या है, ऑप्शन सही हो गया। तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर को 5 + 4 देखो यहाँ जो 9 आया, और 5 - 4 भी करेंगे तो 1 आता है, दोनों कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 क्या बोल रहा है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन द्विघात कहने का मतलब जिसका पावर हो गया क्या, 2 हो गया द्विघात समीकरण। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या करके कि किस में आता है। यहाँ पर पहला नंबर ए नंबर ऑप्शन में देखें अगर हम लोग, तो x² बाएं तरफ गुना, इसको अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो x² -3 होगा, दूसरा तरफ x² -7 है, तो x² कट जाएगा। तो यहाँ पर तो x² का क्या है, पूरा सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण सोच के भी नहीं होगा। तो बी नंबर देखते हैं, इसमें भी क्या, दाहिना तरफ x² है, बाएं तरफ क्या x² निकलेगा। हाँ, जब a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो x² + 2x + 1 होगा, लेकिन x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें भी खत्म होगा, कहानी खत्म। अब सी नंबर देखते हैं, इसमें क्या होता है कि x² + 2x + 1 होगा बराबर 2x, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण में आ रहा है, ठीक है, ताकि ये नहीं कट रहा है। अब चौथा नंबर देखते हैं, डी नंबर, ये भी क्या बोलता है कि यहाँ पर बोल रहा है कि x² + 6x+, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण में आ रहा है। हाँ, तो फिर कहीं क्वेश्चन में प्रिंटेड मिस्टेक है, कहीं पर 3 क्या पावर देने के लिए छूट गया होगा, तो गड़बड़ हो गया होगा। यहाँ पर अगर सही है तो यहाँ पर सी और डी दोनों क्या द्विघात समीकरण के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है टाइपिंग वगैरह में, तो इसलिए तो फिर कुछ मिस्टेक हुआ है, जिसके कारण से दोनों द्विघात समीकरण में आ गया है, ठीक है। तो ये दोनों द्विघात समीकरण के अंडर में रख रहे हैं, सी और डी। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 15 कि बोला कि यदि विभिक्तर d > 0 हो तो मूल क्या होंगे। विभिक्तर मतलब d, हम लोग द्विघात समीकरण में पढ़े हैं कि जब मूल निकालते हैं तो क्या पहले d निकालना पड़ता है, मतलब d का बराबर क्या होता है, t बराबर होता है b² - 4ac होता है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर अगर ये मान लो d > 0, अगर यही ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तब उसका मूल किस तरह से होगा, तो वो मूल देखना है हम लोग को। अगर d > 0 मतलब d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है तो उसका जो होता है ऑफ मूल वह वास्तविक होता है और भिन्न होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा हो गया ये होगा सही, ठीक है, वास्तविक होगा और भिन्न जब d > 0 होगा तब। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब रखिए द्विघात समीकरण x² + x + x - 1 बराबर 0 है, तो उसके मूल की प्रकृति क्या होगा। तो मूल की प्रकृति कैसे निकालेंगे, जब ये हमारा डिपेंड करता है विभिक्तर पर, d पर। अगर d जिस तरह से आया, अगर > 0 आया, = 0 आया, <0 आया, उस पर निर्भर करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका d निकालते हैं। तो d क्या है, b² - 4ac होता है। तो b की जगह पर क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो 16 में दिया हुआ है x का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 होता है, ये की जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो गया x का स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 1 है। और c में क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पर -1 लिख दिए। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस +4 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया, 5 > 0, 5 क्या हो गया
जीरो से बड़ा है तो उसका जो हो जाएगा मूल जो हो जाएगा वास्तविक और यह समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और यह समान का। समान कब होगा? जब डी इक्वल टू बराबर होगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आप पूछेगा कि अगर डी बराबर जीरो है तो उसका क्या है, प्रकृति कैसा होगा? तो वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, यहाँ पर वास्तविक और समान होगा कि यार 5 जो है जीरो से बड़ा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब दो बोल रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण में बोल रहा है कि डी का प्रकृति है, अगर बोल रहा है कि कब 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 जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा, मतलब वास्तविक मूल। तो भिन्न कब होता है? जब डी होता है बड़ा जीरो से, कैपिटल डी होता है। ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो होता है। तो डी ग्रेटर देन जीरो किस में आएगा? डी ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी नंबर, ताकि भिन्न भिन्न इसी में मिलेगा। 17 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 18 का। बोला कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर जीरो है, तो उसका विविक्तर क्या होगा? अब डी इसका निकालना, मतलब इससे जो कितना सारा क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो हो ही गया डी से, है कि नहीं, विविक्तर से। तो डी निकालने बोला है तो डी का हम लोग सीधे बी स्क्वायर माइनस 4ac में बैठा देंगे, क्या क्या निकल जाएगा अपने। तो यहाँ पर बोला है कि बी स्क्वायर कैसे निकलेगा? -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, बी के जगह पर वही है कोफिशिएंट, और उसके बाद 4 होता है, 4 ये के क्या हो गया? 1 हो जाएगा, और सी क्या हो गया? 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -4×12 आने की -11 हो गया। -11 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये हो गया सही आंसर। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोला कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर जीरो का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का कंडीशन बोल रहा है कि अगर मूल समान है, तो मूल समान कब होता है? जब डी क्या होता है? बराबर देन जीरो होता है। ठीक है, तो के का मान निकालना है। तो के का मान कैसे निकलेगा जी? तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बराबर जीरो होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब सभी की जगह पर वैल्यू उठा के देखते हैं। तो बी स्क्वायर जगह पर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए की जगह पर क्या है? 1 है, और सी की जगह पर क्या है? के है। ठीक है, बराबर क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 के बराबर जीरो। जब इसको हम लोग उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको मिटा देते हैं। अब 4 के बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, 4 कट जाएगा, 4 4 बार में 16, तो के का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है मेरा? 19 का ये नंबर हो गया सही, क्योंकि उसमें 4 आंसर आ गया। अब 20 वाला देखते हैं। 20 में क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है, उसका मूल ज्ञात करें। मूल कहने का मतलब क्या हो गया? उसका क्या क्या वैल्यू होगा उसको दिखाना है, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा दिखाता है। तो फिर एक्स का वैल्यू निकालो, हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा नहीं निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस समीकरण को सबसे पहले हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसको हम लोग तोड़ के गुणनखंड के रूप में पहले कन्वर्ट करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो अगर 6 और x 6x स्क्वायर हो जाएगा, इसको किस तरह तोड़ेंगे? -5x को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 हो गया। देखो इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 मिल जाता है, और साथ ही -3 और -2 -5 हो गया। अब ये x यहाँ पर हो जाएगा, ये x बचेगा -2, और यहाँ पर -3x -2। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा? x -3 निकलेगा, और दूसरा x -2 निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 कौन वाला है? ऑप्शन सही देते हैं, 2 और 3 बी नंबर। x का वैल्यू 2 3 निकलेगा, तो बी का क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 21 में। तो 21 में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा एपी में है? जो दिया गया उसको क्या है? कौन कौन एपी में है?
तो ए पी का क्या कंडीशन होता है कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वह सेम होना चाहिए। तो पहला वाला हम देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस 4 के बाद 8 आया है, मतलब और सॉरी 2 के बाद 4 आया तो मतलब उसमें 2 बढ़ा है। उसके बाद 4 के बाद 8 है मतलब 4 बढ़ गया। उसके बाद 8 के बाद 16 आ गया मतलब 8 बढ़ गया। मतलब इस तरह से बढ़ता है, क्या है ए पी में नहीं है। दूसरा में देखते हैं बी नंबर, 1 के बाद 3 गया मतलब 2 बढ़ा है। 3 के बाद 5 गया मतलब 2 बढ़ा है। 5 के बाद 2 गया 7, मतलब यहाँ पर देखो तो 2 2 2 का क्या है सेम डिफरेंस मिलते जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा सी हो जाएगा इसका। ये जो बी है 1 3 5 7 ये हमारा ए पी में है। या हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बोला कि 2 7 12 जो इस तरह का एक ए पी में दिया हुआ है उसका 10वां पद क्या होगा, 10वां पद निकालना है। मतलब 10वां पद के स्थान में 10वां जगह पर कौन सा इसमें से ऑप्शन में से कौन सा आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एनवां पद निकालने का एक फार्मूला होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सीधे हम लोग लिख सकते हैं ए 10 निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं ए प्लस 9d सीधे पुट कर देते हैं। ए के यहाँ पर फर्स्ट पद क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा प्लस 9 गुने डी क्या आया है तो 5 आया है। देखो 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 ही आएगा 5, तो 9 5 45 और 2 47 हो गया। ठीक है, 47 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं 23। तो 23 में बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होता है। बोले कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से भाग लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 2 अंकों की संख्या जो होती है 10 से लेके 99 तक होता है। ठीक है, तो 10 से 99 तक तो 2 अंकों की संख्या हो गया, लेकिन 10 क्या तो 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है। तो 3 से कौन लगता है, तो इसके बाद हमारा आता है 12 लग जाता है। 12 के बाद आता है 15, 15 के बाद 18। इस तरह से चलते चलते क्या होता है 99 क्या लगता है 3 से भाग, हाँ 33 99 मतलब 99 तक भाग लग जाता है। ठीक है, अब बोला कि उसका जो है कौन कितनी संख्या, तो हम लोग क्या करते हैं 99 एनवा पद हमारा 99 हो गया। तो हम लोग बोल रहा है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या एन निकालना है। ठीक है, एन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला में बैठाएंगे, ये एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में बैठा के हम लोग को क्या करना है हल कर देना। हमारे स्क्रीन में तो उतना सारा हल नहीं हो पाएगा, लेकिन हम हिंट दे देते हैं। ये एनवा पद ये हो गया 99, तो यहाँ पर 99 बैठा देते हैं। और क्या है ए के जगह पर 12 हो जाएगा, प्लस एन का वैल्यू निकालना है तो उसको रहने देते हैं n-1, और डी का वैल्यू कितना हो गया 3 होगा, 3 3 का अंतर है। अब ये 3 क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं इसको 12 को इधर ले आएगा तो घटेगा, उसके बाद फिर 3 से भाग दे देगा। 3 से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा 9 - 1 कर देना। ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा 30 आता है, क्या आता है 30 आता है ऑप्शन 23 का हो जाएगा बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। इसमें बोला है कि 0 और 50 के बीच क्या है विषम संख्याओं का योग निकालना है। विषम संख्याओं का जोड़ 0 से लेके 50 तक। तो हम लोग क्या करेंगे पहले 0 से 50 विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है तो वो देखते हैं। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया से लेके 50 तक क्या करना है 50 तो सम संख्या हो जाता है। विषम संख्या क्या हो गया 49 हो गया। तो हम लोग को क्या करना है इसका जोड़ निकालना है, तो एस एन निकालना है। क्या निकालना है एस एन निकालना है। तो फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, या उसको हम लोग एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एन हमारा क्या हो गया कितना टर्म हो गया ए लेके 1 2 3 4 7 लेके क्या हो गया 49 तक गया है। तो 49 तक हमारा जगह एस एन जो निकालेंगे हो गया 50 हो गया, 50 रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद कहाँ तक जाना है लास्ट हमारा ए एन जो है हमारा ये हमारा हो गया 1 प्लस में 49। ठीक है, ये हो गया ए एन पद। अब हम लोग क्या करना है 50 तक के हम लोग को ये लिमिट है एन हमारा 50 तक जाना है। 50 तक संख्याओं का सभी विषम संख्याओं का निकालना है, तो हमारा हो जाएगा ए एन यहाँ पर इस तरह से हमारा बना सकते हैं। ठीक है,
तो उसको सॉल्व करने के बाद ही आंसर पता चलेगा आंसर कितना आएगा। सो है कि यहाँ पर स्क्रीन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में होता है कि सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, देखो मान लो वृत्त, ये वृत्त, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, सब वृत्त है, लेकिन क्या सबका साइज, जब साइज अलग अलग रहेगा तो वह क्या होता है, समरूप होता है। क्या होता है, समरूप। साइज एक भी हो सकता है और तो ये अलग भी हो सकता है, तो सभी वृत्त क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 में आकृति में यदि ये बराबर ए समांतर बी सी है, और सॉरी डी समांतर क्या है, डी समांतर बी सी है, ठीक है, डी समांतर बी सी है। और साथ ही बोला है कि डी बी जो दिया हुआ है, डी बी नीचे वाला यहाँ दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 2, और ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक वो दिया हुआ है 1.5, ठीक है। अब साथ ही बोला है कि ई सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, ठीक है। तो इधर का निकालना है, इधर वाला निकालना है, ठीक है, ये डी, इधर वाला क्या होगा, निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, भुजाओं का क्या होता है, अनुपातिक हो जाता है। तो ये डी बटा क्या हो जाएगा, ये डी बटा हो जाएगा डी बी, और दूसरा में बोल रहा है कि ये ई जो हो जाएगा ई सी के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग ए डी बराबर निकालना है, ए डी क्या है, निकालना है। तो डी बी क्या है हमारा 2 है, और इधर क्या दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, साथ ही क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3। तो इसको काटेंगे एक बार में, यहाँ कितना 2 बार में कट जाएगा, 1.5 दूना 3। अब 2 क्या हो जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो ए डी का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है कि यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, अगर कोई 2 त्रिभुज है उसका संगत कोण बराबर है, मतलब एक ही साइड वाला, मतलब इस त्रिभुज में जो होगा कोण अगला त्रिभुज में, मतलब एक कोण बराबर है, ठीक है। तो वह त्रिभुज किस कसौटी के नाम से जाना जाएगा, मतलब कौन सा कसौटी, कौन सा नियम से वह त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, सर्वांग सम होगा तो समरूप होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 2 कोण बराबर है तो आपस में हम लोग ऑब्वियसली जान सकते हैं कि ये ही लगेगा, क्योंकि 2 कोण बराबर, तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये समरूपता कसौटी से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 28 क्या बोलता है कि ये बी सी और पी क्यू आर क्या है, कौन सा कथन सही है। तो ये बी सी और पी क्यू आर, तो हम लोग देखते हैं इसको फिगर थोड़ा बड़ा करके, जूम करके। और इसमें क्या बोलता है, और इसमें बोल रहा है कि कौन ये किसके बराबर है, कौन पी के बराबर है। यहाँ पर अगर एंगल क्या बोलते हैं, फिगर में देखें तो यही दिख रहा है, कौन ये क्या है, कौन पी के बराबर, कौन बी, कौन क्यू के बराबर, कौन सी, कौन आर के बराबर था, कौन सा ये समरूपता हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी सी अगर हम लोग देखते हैं, ये बी सी, तो पी क्यू आर हमको लेना पड़ेगा। ऊपर में ये है तो ऊपर में पी है, इधर नीचे बाएं तरफ क्यू बी है तो बाएं तरफ क्यू है, सी दाहिना तरफ है तो सी, आर भी दाहिना तरफ है, तो हो जाएगा ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर कहाँ पर है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अब लोग 29 नंबर देखते हैं। 29 क्या बोलता है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा क्या है 4:9 है, तो उसके क्या है, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने का एक हम लोग का प्रमेय था, वो प्रमेय बोलता है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उसके संगत भुजा के अनुपात को जब वर्ग करेंगे तो उसका क्षेत्रफल के अनुपात के भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सेम क्षेत्रफल होगा, ठीक है, उसी के स्क्वायर के बराबर। मतलब 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि उसका क्षेत्रफल बराबर होगा, उसी के अनुपातिक में होगा जितना उसके क्या होगा, संगत भुजा के अनुपात का होगा, ठीक है। मतलब अगर संगत भुजा जो दिया रहेगा उसी को अगर क्षेत्रफल, उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो उसी के संगत क्या है, भुजा का स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 4 और 9 दिख रहा है,
मतलब 4/9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसका स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और दूसरा हो जाएगा 9 9 81। ठीक है, तो 16:81 किसका होगा, तो ऑप्शन हमारा डी है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोलता है कि अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा दिया हुआ है 2a, तो बोला कि उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी, शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले एक समबाहु त्रिभुज जानते हैं बनाने के लिए कि तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसका प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 2a 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, ये भी 2a। ठीक है, और इसमें शीर्षलंब मतलब उसके शीर्ष से लंब खींचा गया तो हो गया शीर्षलंब। तो शीर्षलंब क्या 90 डिग्री का कौन बनाता है। अब जब इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया तो इधर का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया, इधर का भी वैल्यू हो गया, मतलब पूरा 2a है तो बीच में काट दिया तो इधर का वैल्यू ये, इधर का वैल्यू ये हो जाएगा। अब मान लो इसका लंब का बोल रहा है निकालने के लिए, क्या हो जाएगा, इधर कर्ण है, इधर आधार है, ये 90 डिग्री, तो ये लंब हमारा निकालना है। तो लंब कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर निकल जाएगा। तो लंब का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंब निकालने के लिए रूट करना पड़ेगा कर्ण का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर क्या डायरेक्टली देते हैं 4a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 में से 3a स्क्वायर, मतलब 3a स्क्वायर रूट में हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो जब स्क्वायर में जो है वो क्या रूट के बाहर निकल जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये √3 देखते हैं, ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 31 में। तो 31 बोल रहा है कि ABC में क्या है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है और AC बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को बोला कि कौन बी का मान क्या होगा। तो हम लोग का जो रिलेशन दिया इसी रिलेशन से हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि बी किस तरह, ये रिलेशन किस तरह का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इस सभी का हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, देखते हैं कि इस रिलेशन से क्या पता चलता है। AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा 36, और साथ ही क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का है 6 18 के 8 हाथ में 108 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका 144 हो जाएगा BC का, और सॉरी हाँ AC का, और BC क्या 6 6 36 36, तो तीनों का रिलेशन दिख रहा है, कम कम वाला जोड़ते हैं 8 से जोड़ के 4 हाथ में 1 4 1 144 144, ये दोनों भुजाओं को जोड़ दिए तो इस भुजा की क्या हो गया बराबर हो गया, मतलब कर्ण के बराबर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या किए थे कि 12 का स्क्वायर जो हुआ था ये दोनों के, हाँ ये जो दोनों के हुआ था बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखो तो क्या दिख रहा है कि BC को स्क्वायर किए और AB को स्क्वायर किए तो AC के स्क्वायर की क्या होता है बराबर। तो जो लंबा सबसे है उसको हम लोग को कर्ण में रखना है, तो ऐसा त्रिभुज बनाएंगे कि वह उसको कर्ण बनाएंगे। ठीक है, AC को कर्ण, इसको ले दिए ACB, तो B क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। AC क्या हमारा सबसे लंबी भुजा है, तो जब लंबी भुजा है ये तो और ये जोड़ते हैं तो ये बराबर हो गया। तो ये जब लंबी भुजा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्या कि ये पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ कर रहा है, सिद्ध कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को यह संतुष्ट कर रहा है। तो यह जब संतुष्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये कौन 90 डिग्री होता है पाइथागोरस प्रमेय का नियम के अनुसार से, तो कौन बी का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा हो जाएगा, C नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन C। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 32 क्या बोलता है जी कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक जो वृत्त है उस वृत्त में स्पर्श रेखा तुम गिन पाइएगा जी, जितना 10 मान लो जितना पॉइंट उतना स्पर्श रेखा का, कि एक स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट पर क्या होता है वो स्पर्श करता है। ठीक है, एक ही पॉइंट पर स्पर्श करता है, अगर उससे ज़्यादा स्पर्श करेगा तो वह जीवा बन जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जीवा हो जाएगा, स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगा। तो वह अनंत खींच सकता है, अनंत मतलब अपरिमित रूप से अनेक, तो हो जाएगा C नंबर से हो जाएगा ऑप्शन C। अब हम लोग देखते हैं 33 में क्या बोलता है कि एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर की स्थित एक बिंदु है।
एक वृत्त है, यहाँ से क्या है, सेंटर से एक दूरी पर स्थित है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा नीचे से कर दिए। अब जो यहाँ से इसे खींचेगा ना तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये था 13, ये है 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। तो ये कर्ण का क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर लंब का स्क्वायर, तो हो जाएगा 13 169 माइनस 144, ठीक है। क्या हो जाएगा, 25 बचेगा, तो 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 25 का रूट 5 निकल गया, तो 5 क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्या हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 34 में देखते हैं, तो बोला कि किसी बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और वृत्त की केंद्र से दूरी क्या हो रहा है, 25 सेंटीमीटर का। तो वृत्त की त्रिज्या, इसमें भी त्रिज्या निकालने बोला, सेम क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा जा रहा है। तो पहले देखते हैं एक वृत्त बनाए, हो गया, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए पर। तो वृत्त, कोई बिंदु Q है, यहाँ पर Q है कोई बिंदु, बिंदु से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई। अब यहाँ पर कोई बिंदु है Q, उस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है। उसकी जो है लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ किधर है, 24, कितना दिया हुआ है, 24, ठीक है। अब अरे Q से केंद्र, Q की केंद्र से दूरी, अब यहाँ से केंद्र से दूरी कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि क्या वृत्त की त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या निकालिए तो वही कंडीशन करना है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, बचेगा 49, 625 हो जाएगा, 625 माइनस 576 हो जाएगा, बचेगा 79, और सॉरी 49 बचेगा, जो किसका रूट है, 7 का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, 7 कहाँ पर है, तो हो जाएगा ऑप्शन ये। अब हम लोग 35 में देखते हैं। 35 क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं इतना दिया हुआ है, तो उसका वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी, उस जो छोटे वृत्त के स्पर्श करती है। देखो यहाँ पर दो वृत्त है, आपस में क्या है, एक दूसरे का संकेंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र है, ठीक है। और उसमें बोल रहा है कि एक सबका अलग अलग दिया हुआ है त्रिज्या, लेकिन ये बोल रहा है कि इसका जो है यहाँ से लेके स्पर्श करते हुए बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसका त्रिज्या अलग है और इसका भी त्रिज्या अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिज्या कितना, बड़ी वृत्त का त्रिज्या कितना है, 5 है, और छोटे का 3 है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 5, ये भी है, ये भी 5 होगा, ठीक है। तो ये दोनों मिल गया, यहाँ पर क्या होता है, लंब, अगर ये 90 डिग्री को स्पर्श, देखो छोटा वृत्त का ये जो है क्या है, एक रेखा स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन बना रहा है, तो क्या निकालने बोल रहा है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो अच्छा, वो जीवा क्या होगा, ये जीवा हो गया, बड़े वृत्त का जीवा ही हो गया। तो इस जीवा की क्या बोला, निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस साइड वाला का निकाल लेते हैं, एक साइड वाला का, उसके बाद 2 से गुना कर देंगे, उधर का भी निकल जाएगा। तो नीचे का निकालते हैं डिस्टेंस, तो 5 × 5 = 25, कर्ण माइनस क्या है, 3 दिया 9, तो क्या हो जाएगा, 16 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √4, इसका इधर भी 4, इधर भी 4, क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अब हम लोग देखते हैं 39 में, बोला कि थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि आर त्रिज्या वाले कोई थीटा एंगल बना रहा है, उसका क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने बोला है तो पाई आर स्क्वायर होगा ही है, ताकि वृत्त में ही त्रिज्याखंड होता है। तो उसके साथ में क्या बोल रहा है कि उसका एंगल कह दिया, एंगल थीटा हो गया, कितना में, 360 में, ठीक है, 360 में थीटा एंगल, तो यही हो गया फॉर्मूला यही हो गया। तो क्या हो जाएगा, पाई² थीटा बटे 360, कौन सा ऑप्शन सही है, पाई² थीटा बटे 360, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोलता है जी, कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त को क्या कहते हैं, बड़ी जीवा को वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा ये होती है वृत्त की, जो वृत्त का व्यास कहलाती है। अब 38 में बोलती है आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई क्या होगी, जिस पर क्या कर थीटा कोण अंतरित है। अब चाप, जैसे बोला कि ये चाप कितना बना रहा है, ठीक है, एक वृत्त में, तो चाप हम लोग निकालने के लिए क्या करते थे, ये चाप जो कितना निकल रहा है वो हम लोग उसको थीटा कितना एंगल लिया हो, तो 2 पाई परिधि से निकालते थे।
तो जाता था 2πr इंटू थीटा बटे 360। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2πr थीटा बटे 360 हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग 39 का क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री को अंतरित करती होगी। अब बोल रहा है कि उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो क्या एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है केंद्र पर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है। तो पाई के जगह पर क्या बैठाएंगे? 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो यार कितना दिया हुआ है? 6, तो 6 गुने 6 हो गया। अब थीटा कितना दिया हुआ है? 60/360। ठीक है, तो 0 0 कट गया। अब 6 6 36, अब 6 6 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या? 22 गुना 6/7। तो 22 को 6 से गुना कर क्या हो जाएगा? 6 गुना 12 के 2 हाथ में 1, 6 गुना 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 132/7 ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोलता है कि एक घोड़ा है एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो बोला कि वह उस भाग का क्षेत्रफल निकालो जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है। तो मान लो यहाँ पर एक खूंटा गाड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से 7 मीटर का क्या है? 7 मीटर का रस्सी बांध दिए। तो घोड़ा जरूरी कि इधर ही खाएगा, इतना ही खाएगा? घोड़ा पूरा इसके चारों पट्टी में ख़त्म कर देगा घास। ठीक है, क्योंकि चारों पट्टी रस्सी घूम जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसका? एक तरह समझिए तो वृत्त बन जा रहा है, तो सर्कल बन जा रहा है। तो उसका एरिया पूरा खा गया, ये एरिया निकल गया, एरिया पूरा खा गया ना। तो उसका सभी जगह क्या है? सेम है रस्सी। तो 7 इसमें भी होगा, 7 यहाँ भी होगा, 7 यहाँ भी होगा। तो उसका एरिया सीधा निकाल दो। एरिया क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का क्या वैल्यू हो गया? 22/7 गुने आर क्या है? 7 गुने 7, एक साथ कट गया। 22 7 क्या होता है? 7 14 4 हाथ में 1, 14 1 15, मतलब 154 मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर किसका होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्या होगा? सेट 1 पूरा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए और समझिए। अगर किसी भी तरह का समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करें। उस क्वेश्चन को मैं क्या बोलते हैं बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन ऐसे भी उसमें क्या होता है बहुत ही लेट लगता है बोर्ड में बिठाने लिखने में। तो इसमें हम लोग क्या फटाफट कर दिए, ऑप्शन वाला है, सही तरीके से हम लोग क्या करना है? बनाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं सेट अगले सेट में। तब तक के लिए थैंक यू। आराम से इसको क्वेश्चन को समझें। चलिए।